आप सभी लोगों को मेरा पालागन। मैं अतुल चतुर्वेदी अपनी YouTube श्रृंखला चतुर्वेदी हेरिटेज का अगला भाग लेके आज आपके सामने फिर प्रस्तुत हूं। इससे पहले के भागों में अपन जिक्र कर चुके हैं कि किस प्रकार से ब्राह्मण लोग आते हैं कैस्पियन सागर के और उसके आसपास के इलाकों से। उनको कई बार लोगों ने ग्रीक होने का कंफ्यूज किया है, लेकिन ग्रीक होने से कंफ्यूज करने की बात नहीं है, वो यूनानी नहीं है। लेकिन हां, वो उधर से आए हुए हैं, मथुरा बसते हैं, इसलिए माथुर ब्राह्मण कहलाते हैं। और कैसे धीमे धीमे ये माथुर ब्राह्मण लोग इन्होंने चतुर्वेदी की ख्याति, चतुर्वेदी की उपाधि अर्जित की, और अब हम उनको माथुर ब्राह्मण लोगों को माथुर चतुर्वेदी के रूप में जानते हैं, जिनकी अपन चर्चा कर रहे हैं। आज मैं अपनी चर्चा की पहली शुरुआत इस बात से करूंगा कि जब हिंदुस्तान के इतिहास के मध्यकाल में, यानी आज से लगभग 1200 साल पहले सामंतवाद का उदय हो चुका है। जैसा पहले भी पिछले एपिसोड्स में जिक्र किया कि राजपूत लोग क्षत्रिय का दर्जा समुचित रूप से पा चुके हैं, उसका रोल निभा रहे हैं, और ये जो ब्रह्म क्षत्रिय हैं या ब्राह्मण हैं, ये उनके बजाय अधिकांश जगहों पर स्वयं शासन करने के, ये उनको सलाहकार करके और उनसे उपकृत होने की, लाभान्वित होने की अपनी स्थिति बना चुके हैं। अब क्या है कि चूंकि ये ओरिजिनली ब्रह्म क्षत्रिय हैं और अपना समाज में ऊंचा स्थान बना चुके थे, किंतु जब सामंतवाद का उदय होता है तो कई जगहों पर इनके ऐसे भी प्रमाण मिलते हैं कि इन्होंने, जिसको अब हम लोग जमींदार के रूप में जानते हैं, यानी पहले तो क्या था कि जमीन की कोई ओनरशिप का कंसेप्ट नहीं था। धीमे धीमे जब राजे रजवाड़े हुए, सामंत काल हुआ, तो उनके इलाके की जमीन के वो मालिक होने लगे और वो अपनी जमीन को दूसरे लोगों को देके उपकृत करने लगे। तो फिर वहां वो जमींदारी का कंसेप्ट शुरू हो जाता है। तो जो बैतूल राष्ट्रकूटों का एक अनुदान है, जिसको मुल्ताई अनुदान के नाम से भी जानते हैं, ये एक राष्ट्रकूट सामंत नाना राजा या योद्धासुर ने ईस्वी सन 709 संवत 631 में प्रदान किया था। अपना संदर्भ यह है कि ये मध्य भारत के किसी ब्राह्मण श्री प्रभा चतुर्वेदी को प्रदान किया गया है। यानी कि ये पहला अनुदान है जो प्राप्त होते हैं, उनमें पहला अनुदान है जो किसी चतुर्वेदी ब्राह्मण को दिए जाने का सबूत मिलता है। और ये इस बात का साक्ष्य है कि ये मथुरा से हटके, मथुरा से इतर मध्य भारत में माथुर चतुर्वेदियों की माथुर ब्राह्मणों की उपस्थिति को दर्शाता है, बताता है। इसके अतिरिक्त सन 864 से 904 ईस्वी के मध्य आहार बुलंदशहर में तत् आनंदपुर अभिलेख से प्राप्त एक जानकारी मिलती है कि किसी चतुर्वेदी ब्राह्मण द्वारा भवन गिरवी रखा गया। कहां? बुलंदशहर के पास। एक अन्य चतुर्वेदी ब्राह्मण से एक मकान की जमीन 6 अवारी एवं 2 कमरे क्रय करने की सूचना मिलती है। इससे हम लोग 2 निष्कर्ष निकाल सकते हैं। पहला निष्कर्ष क्या है कि ये जो माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मण हैं, ये मथुरा से निकलकर और बुलंदशहर आदि की तरफ
9वीं सदी के पहले ही शुरू हो गए निकलना। यानी कब? जो गजनी का महमूद है उसके आक्रमण के भी लगभग 1 सदी 100 साल पहले मथुरा से निकल पड़े हैं। दूसरी बात कि मथुरा छोड़ के बुलंदशहर, एटा वगैरह होते हुए ये भदावर का रूट पकड़ा जा रहा था और ये भदावर में सेकंड माइग्रेशन है एटलीस्ट, क्योंकि शुरुआत में हम लोग भागवत काल के समय के कई ऐसे हम लोग वो पा चुके हैं जो बटेश्वर, शौरीपुर वगैरह का जिक्र हुआ और कच्छप घाट वाला जिक्र है कि भागवत काल में एक दफे वहां पर पहले भी माथुर ब्राह्मण लोग पहुंच चुके हैं। तो ये जो पूरा इलाका है इसमें लोग जाते रहे, अपनी रूट्स पे दोबारा जुड़ते रहे और फिर विभिन्न कतिपय कारणों से ये फिर जाते रहे हैं। तो ये जो एक चीज है ये अब डॉक्यूमेंटेड रूप में हमको सबूत मिले मध्यकाल के, उसका जिक्र है। इसके अतिरिक्त एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो माथुर ब्राह्मण, माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मण जो ब्रह्म क्षत्रिय थे, अब जैसा बताया कि ये जो सबूत मिले हैं, जो अभिलेख मिले हैं, इनसे मालूम हुआ कि ये ब्रह्म क्षत्रिय के रूप में या जमींदारों के रूप में अपनी भूमिका में फिर से आ गए हैं। ये जो पावर है इसको रिकॉग्नाइज किया जाता था सामंत काल में या उसके भी और पहले, तो इसको एक नाम ठाकुर या ठाकुर भी है। ये जैसा हम लोग जानते हैं ठाकुर जी की पूजा भी होती है, ये सब पावर से रिलेटेड है कि हम सम्मान दे रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो जब ये माथुर ब्राह्मण लोग जमींदार होने लगे तो बावजूद इसके कि ये वर्ण व्यवस्था शुरू हो चुकी है और उसमें वर्ण में ये ब्राह्मण वर्ण में है, उच्च वर्ण में है, लेकिन साथ में इनकी पावर को रिकॉग्नाइज करते हुए इनको ठक्कुर या ठाकुर कहा जाने लगा और कई बार नाम के साथ सिंह लगाने की परंपरा भी शुरू हो गई। आपको बहुत से माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मणों के नाम में सिंह का उपनाम कह लीजिए या बाद में जुड़ा हुआ नाम के अलावा नाम और चतुर्वेदी के बीच में ये लगा होने के आपको बहुत से उदाहरण मिलेंगे। ये दर्शाता है कि अपने इलाकों में इनकी अथॉरिटी थी और वो ऐसी रिकॉग्नाइज हो गई थी कि उनको जमींदार के रूप में ठाकुर या सिंह कहा जाता था और नाम में सिंह लग रहा था और उनका संबोधन ठाकुर होने लगा था। अब ये एक ऐतिहासिक टेक्निकल बात हो गई। अब हम लोग चलते हैं जिसको कुछ लोग किंवदंती कहेंगे, कुछ पौराणिक कहेंगे, लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये हमारा वो इतिहास है जिसका हमको साहित्य में और श्रुतियों में तो जिक्र मिलता है, लेकिन अभी उसके कभी उत्खनन वाले कुछ लोग अगर साक्ष्य मांगे तो वो उत्खनन वाले साक्ष्य आज तो नहीं है। जैसा हम लोग जानते हैं कि हमारे जो गोत्र हैं वो ऋषियों के नाम पर हैं। जो सौश्वस गोत्र है जिसके ऋषियों में विश्वामित्र प्रमुख हैं, उनसे संबंधित एक किस्सा जो सबकी जानकारी में होगा, लेकिन जब माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मणों के इतिहास पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं तो इस किस्से की चर्चा करने के लोग का मैं स्मरण नहीं कर पा रहा। हम लोगों को मालूम है कि कैसे ऋषि विश्वामित्र घोर तपस्वी थे। उनकी तपस्या भंग करने के लिए स्वर्ग से अप्सरा मेनका आई। अब ये जो स्वर्ग के कंसेप्ट हैं और ये जो इनको कैसे ऐतिहासिक तथ्यों से जोड़ा जाएगा, ये अलग रिसर्च का विषय है। लेकिन हम लोगों की मान्यता है कि विश्वामित्र और मेनका की एक पुत्री हुई जिनका नाम शकुंतला था। शकुंतला की शादी राजा दुष्यंत से प्रेम होना और शादी होना, ये भी हमारे ख्याल से लगभग हर भारतीय जानता है। भारतीय शब्द का प्रयोग इसलिए और कर रहा हूं
कि इन्हीं विश्वामित्र जो हमारे गोत्र ऋषि हैं, इनकी पुत्री शकुंतला और राजा दुष्यंत के पुत्र हुए हैं भरत, जिनके नाम पे इस भू क्षेत्र का नाम भारत खंड रखा गया। जम्बू द्वीपे भारत खंडे, या हमारा भारत वर्ष। तो इसका भी कहीं ना कहीं ये संबंध अगर हम लोग इस दृष्टिकोण से सोचें, पौराणिक से कह लीजिए, मैं तो इसको अपना इतिहास भी मानता हूं, इससे सोचें तो हमारे विश्वामित्र ऋषि जी हम लोगों के गोत्रों वाले ऋषि जी से मिलता है। अब इसमें एक चीज और कहूंगा कि ये जिस समय की घटनाक्रम हम लोगों को अपने साहित्य से मालूम पड़ता है, तब पैतृक वर्ण व्यवस्था की शुरुआत भी ठीक से नहीं है। विश्वामित्र जी के बारे में हम लोग जानते हैं कि वो एक्चुअली ब्रह्म क्षत्रिय थे, वो क्षत्रिय राजा थे, और राजा के बाद वो ब्रह्म ऋषि के रूप में, राज ऋषि और ब्रह्म ऋषि के रूप में अपनी तपस्या के बल से स्थापित होते हैं। यानी उन्होंने ब्राह्मणत्व को अर्जित किया। उनकी पुत्री जो मेनका से हुई शकुंतला, तो ऐसा नहीं है कि आज के हिसाब से वो जो मेनका थी वो ब्राह्मण वर्ण की ही थी, नहीं, तब ये वर्ण व्यवस्था की शुरुआत ही नहीं है। उसके बाद जो उनकी पुत्री शकुंतला का विवाह राजा दुष्यंत से होता है, तो इसमें भी सोच लीजिए कि वर्ण व्यवस्था भी तब नहीं दिख रही है इस विवाह में। ये सब और बात की चीजें हैं। बहरहाल ये हम लोगों के लिए गर्व करने की बात है कि जिन महापुरुष के नाम पर भारत देश का नाम है, वो हमारे लोगों के जो 7 गोत्र हैं, उनमें से एक के ऋषि विश्वामित्र जी के पुत्री के पुत्र भरत हुए, उनके नाम पर है, ऐसा अपने यहां मान्यता है। अब इस घटनाक्रम के बाद एक आधुनिक इतिहास के घटनाक्रम की चर्चा और करूंगा। वो चर्चा इस तरह है कि जैसा आप लोगों को सबको मालूम है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बाद के सालों में इलाहाबाद एक बहुत बड़ा सेंटर हुआ है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम से माथुर चतुर्वेदी लोग भी बहुत जुड़े रहे हैं। समय समय पे उनकी चर्चा हम करते रहेंगे। हमको मालूम है कि दादाजी बनारसी दास जी पद्म भूषण राज्यसभा सदस्य 2 बार के, उनको गांधी जी ने 1920 के दशक के आसपास या 30 के दशक के आसपास, एग्जैक्ट डेट्स का जिक्र तब करेंगे जब इस विषय में विशेष रूप से बात करेंगे, गांधी जी ने उनको दक्षिण अफ्रीका में वहां के प्रवासी भारतीयों के हालचाल लेने को भेजा है। दादाजी ने उस पर बड़ा काम किया, और ये तब के प्रवासी भारतीय या एनआरआई हैं जब वो आज की तरह के संपन्न नहीं थे, बहुत बुरे हाल में थे। तब गांधी जी ने दादाजी के माध्यम से उन प्रवासी भारतीयों के हालचाल के लिए, उनकी दशा में सुधार के प्रयास के लिए कदम उठाया था। और हमें गर्व करना चाहिए कि हमारे माथुर चतुर्वेदी लोगों का, हमारे बुजुर्गों का इसमें रोल रहा। दादाजी ने वैसे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, तो स्वतंत्रता के बाद उनके परिजनों को ढूंढने का बहुत काम किया है। जैसे चंद्रशेखर आजाद की जो माता जी थी, उनको खोजा तो बताते हैं कि पुत्र वियोग में रोते रोते उनकी आंखें खराब हो गई हैं। भगत सिंह जी के परिवार वालों को खोजा, 21 परिवार वालों को, 21 शहीदों के परिवार वालों को खोजा था। बट इसकी चर्चा विस्तार से बाद में करेंगे। अभी जो मैं इलाहाबाद की बात कर रहा था, उस बात का यह है कि एक बड़ी प्रसिद्ध बिल्डिंग है जिसके आनंद भवन के नाम से हम लोग जानते हैं,
और इस आनंद भवन में एक लंबे अरसे तक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का इलाहाबाद में सेंटर रहा, क्योंकि ये नेहरू परिवार का घर था। किंतु क्या आप लोग ये जानते हैं या कितने लोग ये जानते हैं कि इस भवन का भी माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मणों से संबंध रहा है? इसका किस्सा इस किस्म से है कि ये बिल्डिंग सर सैयद अहमद खां के पुत्र सैयद महमूद जी की बिल्डिंग थी। इस बंगला कहिए, कोठी कहिए, इमारत कहिए, इसको सैयद महमूद की मृत्यु हो जाने के कारण राजा परमानंद जी, जिनका मैंने पहले भी जिक्र किया, सर जगदीश प्रसाद जी के परिवार का जिक्र किया, बटेश्वर के पाठक लोग जो कि बाद में मुरादाबाद चले जाते हैं, तो परमानंद जी जो कि डिप्टी कलेक्टर थे, उन्होंने सर सैयद अहमद खां से इस बिल्डिंग को खरीदा है 1893 में। उसके पहले जब परमानंद जी ने यह बिल्डिंग खरीदी, अब क्या होता है कि आगे चल के 1893 में परमानंद जी आगरा शिफ्ट कर गए। जब उन्होंने आगरा शिफ्ट किया है तो ये बिल्डिंग उन्होंने मोतीलाल नेहरू जी ने उनसे खरीद ली, जिसका नाम आनंद भवन रखा गया। परमानंद जी आगरा आते हैं, चौबे बोर्डिंग हाउस बनता है, कोठी मीना बाजार बनती है। ये सब बातें जो चतुर्वेदियों के ये ऐसे बिल्डिंग या ऐसी चीजें हैं जिनसे लगभग सब लोग परिचित हैं, बट समय समय पर अपन इसका जिक्र करेंगे। लेकिन यहां इस बात के जिक्र का मेरा मकसद ये था कि एक ऐसा शहर का, ऐसी इमारत जिसका बहुत बड़ा रोल एक जमाने में रहा है, हिंदुस्तान के स्वतंत्रता आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम के सेंटर के रूप में, उसकी मलकियत एक जमाने में माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मणों की थी और माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मणों से ही वो नेहरू परिवार के पास पहुंची। चतुर्वेदी लोग शिक्षा के प्रति कितने सजग थे, इसका बार बार जिक्र किया है। और क्या कहना है, जो हमारे जो गोत्र के ऋषि और प्रवर हैं, उनका काम ही ये है कि वो वेदों के वेद पाठी हैं, ज्ञानी हैं। लेकिन 19वीं शताब्दी में चौबे बोर्डिंग हाउस बन रहा है, चतुर्वेदी बालक लोग जो पढ़ाई करने आगरा रहना चाहें उनके लिए। यानी कितनी सोच है। चतुर्वेदियों की संतानें, जो नया शिक्षा का सिस्टम आया है, यानी किसी जमाने में वो वेद पाठी हैं और जो उस समय का सिस्टम है उसको कर रहे हैं फॉलो, और बाद में जो नया सिस्टम अंग्रेजों का आया है, जो भारत में शिक्षा व्यवस्था नई लागू हुई, तो उस शिक्षा व्यवस्था में वो संस्कृत भी पढ़ रहे हैं तो अंग्रेजी भी पढ़ रहे हैं, वो कानून की पढ़ाई भी कर रहे हैं, और इतना ही नहीं, अपने समाज के अन्य लोगों को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। ऐसे लोगों का भी जिक्र है, जैसा मैंने राय साहब पूरनमल जी का बताया कि रीवा के महाराज और उदयपुर के महाराणा दोनों के यहां उन्होंने पढ़ाया लोगों को। और ये बात सिर्फ 19वीं शताब्दी में ही नहीं रही है। जब आगे जिक्र करने चलेंगे तो हम आपको बताएंगे कि 20वीं शताब्दी में कमतरी के एक ऐसे भी माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मण हुए हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत नाम किया, और जब वो रिटायर हो गए या रिटायरमेंट के करीब थे तो उदयपुर के जो तत्कालीन महाराणा हैं वो उनको अपने यहां ले जाते हैं और अपने कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया। और इतना ही नहीं, उनकी खुद की संतान जो मेयो कॉलेज अजमेर, जिसका बहुत नाम है, उसमें पढ़ रही थी, उसको वहां से निकाल के इन चतुर्वेदी साहब के प्रिंसिपल जहां के थे उस कॉलेज में डाल दिया। अब ये कौन थे, क्या थे, इसके लिए तो आपको आगे के एपिसोड का इंतजार करना होगा जब उनके विषय में चर्चा करेंगे।
ऐसी भी चर्चाएं आगे चल के करेंगे कि जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के स्वदेशी आंदोलन से प्रभावित होकर चतुर्वेदी नौजवान स्वदेशी की भूमिका में उद्योगों की स्थापना करते हैं। ये भी बताएंगे कि उद्योग चलाते हुए अंग्रेजों से लड़ाई कैसे लड़ी जाती है उद्योगों के और स्वदेशी के हित की चतुर्वेदियों द्वारा। ये भी आपको बताएंगे कि कैसे जो लोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे वो ऐसे लोगों के यहां अपनी, जिसको कहना चाहिए देशी भाषा में, कि फरारी काटते थे। कहने का मतलब यह है कि एक तरफ माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मण शिक्षा प्राप्त करके मथुरा में पौरोहित्य का कार्य कर रहे हैं, मथुरा में अपनी परंपरा चला रहे हैं और मथुरा में रह के बहुत बड़े बड़े नाम और काम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मथुरा से जो माइग्रेशन हुआ है तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग काल में जाके इन्हीं माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मणों ने अपने माथुर चतुर्वेदी होने का, अपने जिस क्षेत्र में माइग्रेट कर गए उस क्षेत्र का और अपने समुदाय का, अपने देश का अपने अपने तरीके से सेवा करने का न सिर्फ संकल्प किया बल्कि फर्ज की अदायगी की है। शिक्षा के क्षेत्र में भी, व्यापार के क्षेत्र में भी, सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में भी, राजा महाराजाओं के यहां उच्च पदों पर रह के भी, और कभी अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया है। हम सबके लिए ये बहुत गर्व की बात है कि हमने ऐसे समुदाय में जन्म लिया। हमारा समुदाय ऐतिहासिकता और परंपरा का साथ लेते हुए हमेशा प्रोग्रेसिव रहा है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमको अधिक से अधिक लोगों को, अपने समुदाय को, अपनी जड़ों को जानना चाहिए और साथ में ये कोशिश करनी चाहिए कि हम भी अपनी तरफ से अपने समुदाय, अपने समाज और इस देश और मानवता के लिए जो कुछ योगदान कर सकते हैं वो करें, तो इस समुदाय में हम अपना जन्म लेना भी सार्थक कर सकते हैं। मैं एक बात का आपसे आखिरी एक जिक्र करते हुए कि हमारे यहां सिर्फ इसमें ही नहीं, साधु संतों में भी हमारे माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मण बहुत बड़े बड़े हुए हैं। जो स्वामी हरिदास जी, जो तानसेन के और बैजू बावरा के गुरु कहे गए हैं, अकबर के समकालीन हैं, उन्होंने जो तटिया स्थल वृंदावन में है वहां पर उस परंपरा के जो होते हैं संत, तो उसमें भी हमारे एक माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मण संत हुए हैं। उनका बड़ा नाम, कई वहां पर गद्दी पर लोग बैठे हैं, बट जिनकी मैं चर्चा करूंगा आगे एपिसोड में, वो बताऊंगा कि कैसे वो संत हुए और कितना उन्होंने सम्मान लोगों के द्वारा कमाया कहूं या प्राप्त किया, और सिर्फ राधा कृष्ण की सेवा में। हम आप जानते हैं साहित्य, कविता, इस सब में बहुत बहुत लोग हुए हैं, लेकिन आगे मैं उनकी भी विषय में आपसे बात करूंगा। मध्य युग में जिनको कवियों में प्रमुखतम स्थानों में एक स्थान प्राप्त था, ये कौन से कवि थे जिनके लिए कहा गया कि सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे और घाव करें गंभीर। इस सब विषय में आगे के एपिसोड्स में बात करेंगे। आपसे मेरा यही अनुरोध है कि यदि ये एपिसोड आपको लगा हो कि अच्छा है, कुछ उपयोगी जानकारी है, तो अपने समुदाय के लोगों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। हमारा इतिहास लोगों को मालूम पड़े, ये ऐतिहासिक चर्चा के अन्य लोग भी पार्ट बने, मुझे जानकारी भी भेजिए और इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल का आइकन दबाइए, लाइक करिए, शेयर करिए। अगले एपिसोड
का प्रसारण मैं अगले शुक्रवार को करूंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आप सभी को मेरा पालागन।